वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की डेट है 29 सितंबर और अगले ही कल के दिन जो है सितंबर मंथ भी ओवर हो जाएगा। आप ये जो है हमारे नंबर्स हैं उन पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो और साथ ही साथ आपको इन दिए गए नंबर्स पे पेड पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगी। आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जिस ग्रुप में आपको डेली, मंथली, वीकली सारी की सारी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी हम बहुत सारी पीडीएफ और बहुत सारी चीजों को अवेलेबल करवाते हैं। आज के हमारे 6 आर्टिकल्स आप सामने देख सकते हो। सबसे पहला है कि नॉर्थ ईस्ट को हम एक साथ होमोजीनियस टेरिटरी, एकल समरूप के क्षेत्र में ट्रीट नहीं कर सकते। ये मेंस का आर्टिकल जाएगा। फिर G20 के ऊपर है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NEP, फिलीपींस और लास्ट है फिर फाउंडेशन चांस के ऊपर। तो सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट का है कि देखिए भाई, आप सभी लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारी 7 टेरिटरीज आती है, 7 स्टेट्स आती हैं। 7 स्टेट्स के साथ साथ एक इसमें सिक्किम आती है, तो टोटल हो गई हमारी 8। तो यहाँ पर जो ये 8 है, यहाँ पर इन सबको ये नाम लिखे हैं सामने, इन सब में सिंगल होमो नहीं है, हेट्रो है। तो नॉर्थ ईस्ट पूरा डाइवर्सिफाइड है। ये द हिंदू में प्रॉपर आर्टिकल आया था, इसलिए मैंने ये कवर किया है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम कह देते हैं एक साथ एक जैसा है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज इतनी भर भर के आपको देखने को मिलेंगी। इंडो चाइना, मंगोलियाई देखने को मिलेंगे, तिब्बतन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है और यहाँ का रीजन एक होमोजीनियस में, आप समझ रहे हो, लैंग्वेज की टर्म में और सब चीजों में आप उनको सिंगल ट्रीट नहीं कर सकते, आप उनको होमो ट्रीट नहीं कर सकते। सोशल रियलिटीज कहती है भाई वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन, इंसर्जेंसी, आफ्सपा लगा हुआ है। पीपल नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस फेस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लॉज इफेक्टिव वहां पे जो है पूछ देखा जा रहा है। एजुकेशन डिफरेंट है। विमेन वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। मणिपुर, नागालैंड, असम में वहां पर जो है बहुत ज्यादा विमेन को भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वहां पे बहुत ज्यादा जो है जब भी कभी किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है या मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो वुमेन वहां पे पूरा इस चीज को देखते हैं। आगे मणिपुर में बहुत ज्यादा देखा गया कि कुपोषण जो है महिलाओं में देखने को मिला है। साथ ही साथ नागा आदिवासियों ने अपनी पहली बार यहाँ पर 2 महिला विधायक को चुना है और महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो यहाँ पे दिया जा रहा है उसका यहाँ पे विरोध हो रहा है। और ये बोला जा रहा है कि इससे जो है नागा के पारंपरिक नियमों का उल्लंघन होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका, तो ऐसी सब चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर एक इससे जुड़ी हुई एक कमेटी है, नाम है कमेटी का MP बेज रुआ कमेटी। इन्होंने यहाँ पे बोला था कि भाई आप जो है IPC में चेंजेस करो, सेक्शन में चेंज करो, नए नए एक्ट्स लेके आओ। सोशल मीडिया पे ये दिखाओ कि भाई, ऐसा ना दिखाओ कि भाई जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है और इंडिया वो दोनों यहाँ पर सेपरेटेड हैं। प्रोसिक्यूटर्स वहां पे बढ़ाना शुरू करो। सोशल मीडिया पे आइसोलेशन बहुत जगह पे होता है, यूनिवर्सिटीज में आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत अलग अलग थलग करके ट्रीट किया जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट का केस आ जाता है तो उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना जरूरी है। तो ये है छोटा सा आर्टिकल। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, चाहे मेघालय के गारो खासी जयंतिया हो, आसाम के बोडो और कार्बी एंगलोंग हो, और बाकी और भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं। मैंने सिर्फ आपको एक कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। ठीक है, अगर कल को UPPCS मेंस, BPSC या UPSC मेंस में ऐसा सवाल बन जाता है कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके छोटा सा आर्टिकल आता है लिखने को, तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो कि रियलिटी ये है। अगला आता है G20 के ऊपर। इंडिया, आपको पता है कि प्रॉपर 8, 8, 9, 10 को यहाँ पे जो समिट हुआ उससे दिल्ली जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। ठीक है, अभी
यहाँ पर चाइना ने भी दिल्ली घोषणा की सराहना की है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि G20 की स्थापना भू राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दे को हल करने के मंच की जगह अब आर्थिक सहयोग के रूप में आ चुकी है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज का इस पे क्या कहना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने भी ये बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस भी यहाँ पर थोड़े से बेटर होने शुरू हुए हैं। और इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, चाहे क्वाड के रूप में हो, I2U2 के रूप में हो, चाहे हम लोग G20 में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को फॉर्म करा, तो ये जो जितनी भी हम चीजें कर रहे हैं ना यहाँ पर, इन सब चीजों की वजह से जो चाइना है वो यहाँ पर सॉरी इंडिया जो है वो यहाँ पर ग्लोबल पावर के रूप में निकल के आ सकता है। तो ग्लोबल पावर स्ट्रगल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर मेंस में कि G20 ने कैसे फायदा दिया, तो आप ये सब बता सकते हो। G20 का यहाँ पर जो है वो पूरा एक ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्प्यूट यहाँ पे इजी होने शुरू हुए हैं। G20 में यहाँ पर वेस्ट और चाइना रशिया ब्लॉक, यहाँ पर इन सब में पावर शिफ्टिंग जो है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ इसके अंदर नेटो को हराने की, नेटो जैसा एक नया नेटो बनाने की एक कोशिश है यहाँ पर। और यूएस के जो भी ये जो इतना टेरिटोरियल फोर्स देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यूरोप के बाहर भी ये चीजें बढ़ने को मिली है। जापान और साउथ कोरिया में भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा है। और नॉन अलाइनमेंट की जो थ्योरम चलती आ रही थी पहले, उसको एक नया ब्लो मिला है। ब्लो इन द सेंस कि उसको हटा करके नई चीज करने की कोशिश की है हमने। जिस वैक्यूम स्पेस था उसको फिलअप किया है। अभी तक जितनी भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी उनसे हट करके हमने काम किया, जैसे कि हम ब्रिक्स के मेंबर रहे हैं तो अस्थिर महसूस कर रहे थे, साथ में G20 बन गया तो उससे क्या हो गया, एक ब्रिक्स को भी नई एक पहचान मिलनी शुरू हो गई। समझ रहे हो, दोनों को एक बेटर बनाना शुरू हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नाम बनना शुरू हो गया है। ये छोटा सा आर्टिकल दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही अभी जो है ये न्यूज में आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी पता है सब AI का इस्तेमाल करने लग गए हैं, ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हो सभी लोग। तो इंडिया जो है वो पहला समिट होस्ट करेगा अक्टूबर 2023 में। और ग्लोबल पार्टनरशिप लेकर के हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे और AI कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है उसकी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस को भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है AI एथिकल होना चाहिए। लोग इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। तो ये जो एक नया चैलेंज होगा वो हमें यहाँ पर लेके आना है। लेकिन इसके बड़ी हुए हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि AI चाहे हम कितना भी AI कह लें लेकिन है तो ऑनलाइन ही ना। फीलिंग्स तो नहीं है ना उसमें कि ह्यूमन को क्या सही लगता है, ह्यूमन के लिए क्या गलत है। तो मिस इन्फॉर्मेशन होना, कुछ साइबर बुली करना, कुछ इम्प्रोफेशनली बातें करना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बनाने जरूरी है। ठीक है, टेक बेस्ड इंफॉर्मेशन लेना, क्या क्या इमेजेस और वीडियोस यहाँ पे शेयर की जाएंगी, कैसे शेयर की जाएंगी, फेक चीजों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि कम करने की जरूरत है। क्योंकि फेक अगर यहाँ पे चीजें होंगी तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। जेंडर इश्यूज, कास्ट इश्यूज को भी ध्यान में रखना है। ये जो होता है ना इनसेंसिटिविटी, मतलब सॉरी सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी तो नहीं यार, सेंसिटिविटी जो ह्यूमंस में पाई जाती है वो AI में नहीं मिलेगी। तो बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उनको बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए सरकार जो है यहाँ पर यूनिसेफ के साथ भी मदद लेगी। यूनिसेफ है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ करेंगे AI को। और जो जो कंट्रीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है हम लोग भी उसी के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड तैयार करेंगे, ताकि हर एज के लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके और उनकी मदद कर सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस और बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन हेल्प करने में, ताकि गलत चीजों को पब्लिश करने से पहले ही रोका जा सके। गवर्नमेंट यहाँ पे खुद से रिस्क के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करेगी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना, सेफ्टी अथॉरिटी बनाना, ये सब जो है ऑप्शंस के रूप में तलाश किए जाएंगे। समझे भाई बात को। अगला आर्टिकल है भाई, अभी पार्लियामेंट ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने ये बताया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हायर एजुकेशन में, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसी के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस पेपर में हायर एजुकेशन के बारे में बात होगी कि हम किस तरीके से जितने भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज है वहां पे हम कैसे हायर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टेट प्राइवेट है, गवर्नमेंट वाली कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा है। तो उसके लिए कैसी एजुकेशन एफिशिएंट हो सकती है उसके ऊपर एक डेटा तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर की यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनियन टेरिटरी, वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें काफी सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है, जैसे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कोलैबोरेशन कैसे किसके साथ हम कर सकते हैं,
कहाँ पे इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब होता है समावेश करना, इंक्लूड करना, जैसे लोकल लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर देना, हर टाइप का एक करिकुलम ऐसा जो कि हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है। ऑटोनॉमी लेकर के आना, नई नई रिकमेंडेशन दिए कि भाई स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत ही लो हुआ करते थे, उन लो स्टैंडर्ड्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम एक तैयार कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर, अपना अपना जो है एक वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रमोट करना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को प्रमोट करना। ठीक है, ये सब चीजें जो है, स्कॉलरशिप्स कैसे है, वो सारा जो प्लान होता है ना उसके ऊपर एक नई तरीके से जो है तैयारी करने की सोची जा रही है। तो सजेशंस यही वाले हैं, और कमेटी अपने तरीके से काम करेगी, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी बनाने की बात की जा रही है, नए नए ग्रुप जोड़े जाएंगे, एमई करके जो है एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, इसको मीम मत पढ़ना, ये सिस्टम एक तैयार होगा। ठीक है भाई, पीपल टीचर रेशो कितना रहेगा वो सब चीजें डिसाइड की जाएंगी। ऐसे ही अगला आर्टिकल है, फिलीपींस ने चाइना का जो तट रक्षक द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर है उसको हटाने की बात करी, क्योंकि आपको भी पता है चाइना जो है ना अपनी वो जो साउथ चाइना सी वाली लाइन है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है। तो उस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए चाइना की जो 9 डैश क्लेम लाइन है, जहाँ पे वो स्कैरलबर्ग आइलैंड, पारासिल आइलैंड को क्लेम करने की बात करता है, वहां पे डिस्प्यूट को हटाने की बात कर रहा है। चाइना ने वहां पर जबरदस्ती अपना जो है वो एक फ्लोटिंग बैरियर को प्लेस कर दिया। तो फिलीपींस का ऐसा कहना है कि ये लाइन हमारी है, इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो चाइना यहाँ पर जो ये कर रहा है ये वाला, चाइना की 9 डैश क्लेम लाइन, स्कैरलबर्ग आइलैंड, स्पार्शली आइलैंड, इन सब पे जो क्लेम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उन क्लेम्स को स्टॉप करने की बात की जा रही है। ठीक है भाई, तो ये चाइना की जो आइलैंड स्ट्रैटेजी है हर जगह पे ही है, इंडिया में भी आकर के यही बात करते हैं वो लोग, इंडिया में आके क्लेम करेंगे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ऐसे वैसे। तो ये सब जो चीजें है ना यहाँ पर, ये सब स्टॉप किया जाएगा। जैसे स्कैरबोर्ग आइलैंड है, ये स्कैरबोर्ग आइलैंड जो है वो फिलीपींस और चाइना दोनों यहाँ पे क्लेम करते हैं, स्पार्शली फिलीपींस, चाइना, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम दोनों क्लेम करते हैं। तो उन सबको स्टॉप करने की बात यहाँ पर जो है वो की जाएगी। उनसे जुड़े हुए यहाँ पर जितने भी चीजें होंगी उनको स्टॉप करके किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ करके, वो सब बातें इसके ऊपर आराम से जो है वो डिस्कशन में रखी रखी गई है। तो चाइना और फिलीपींस का ये मसला है। लास्ट है हमारा अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन चांस, जो कि इंडिया की साइंस और सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको इंप्रूव करेगा, क्योंकि इसको 5 सालों के लिए लागू किया जा रहा है। 50,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है इसके लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हम एक्चुअली में स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, एकेडमिक रूप में जो डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, सभी लोग करते हैं फेस, कुछ ना कुछ साइंस के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो साइंस के चैलेंजेस जो भी हमारे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, उन साइंस के चैलेंजेस को हम सभी लोग कुछ ना कुछ करके उसमें हम बेटर बना सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए एक फंड यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ताकि सोसाइटी, गवर्नमेंट, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में यहाँ पर लिंकेज को स्थापित किया जा सके। तो ये बेटर बनाने के लिए एक अलग से रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई है, जो कि साइंटिफिक डायरेक्शंस देगी स्कूल में काम करने के लिए। ठीक है, साइंस और इंजीनियरिंग को कैसे बना सकते हैं बेटर, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स होंगे, इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, बाकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो साइंस है वो भी इसको हैंडल करेंगे आगे चल के, और हमारी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसको हम साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में जानते हैं, जो साइंस को सारा एडवाइस करते हैं, उन सब चीजों के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है भाई, इसका गोल यही है कि हम जितने भी हायर एजुकेशन, उसमें एटलीस्ट 1% तो हम यहाँ पे लेके आए उन बच्चों को जो कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में साइंस को प्रमोट करते हो, साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान में देते हो। ठीक है भाई, अगला आता है माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये काफी एक नॉर्मल सा इजी सी बात है। माइक्रो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा आर्टिकल। माइक्रो प्लास्टिक से बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। माइक्रो प्लास्टिक जो है मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कॉज के रूप में हमें लेकर के आते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। माइक्रो का मतलब यही होता है जो कि बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं। ठीक है, स्मॉल बिल्कुल बिट बिट अमाउंट में होता है, बहुत छोटे से होते हैं। इन्हें कई बार हम माइक्रो बीड्स के नाम में भी जानते हैं, और इसी को हम बहुत ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो ओशन में होता है ना वो बहुत ज्यादा टूटना शुरू हो जाता है, तो वो टूटा हुआ जो यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, तो वो लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं। 10 mm लिखा है, गलत है, 5 मिलीमीटर होते हैं, लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ। ठीक है, एक सीसेम का जो सीड होता है ना उसके दाने जितना होता है, इतना छोटा प्लास्टिक होता है वो वाला। ठीक है,
इसमें स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, 5 होता है यहाँ पर। और इस वाले में माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड, एस्टरीज इन सब में पाते हैं, और बाकी मरीन लाइफ, टेरेस्ट्रियल, इन सबको ये जो है खतरा पहुंचाते हैं। ठीक है भाई। अगला आता है मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो ये मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो यहाँ पर एनडीएमए ने तैयार किया है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही लिखी है, एनडीएमए द्वारा तैयार किया गया है। और ये डब्ल्यूएचओ के वॉश प्रोग्राम के साथ होगा ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रख के एक मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार यहाँ पे किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट थी यहाँ पर, कि यहाँ पर एक जल शक्ति डिपार्टमेंट द्वारा ये तैयार किया एनडीएमए प्रोग्राम। सेकंड गलत था, वॉश प्रोग्राम जो है उसके साथ और जल जीवन मिशन के साथ भी जुड़ेगा, और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के साथ भी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें एससी, एसटी, एल्डर, चिल्ड्रन सबके ऊपर ध्यान दे करके पूरे प्लान को डेवलप किया गया है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। और ये क्वेश्चंस तो जरूरी है, बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को कवर करना। क्वेश्चन के बिना कोई फायदा नहीं है, आप जितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कवर करोगे देयर विल बी नो यूज। बाकी इस बार का क्वेश्चन है, इस बार का मेंस का एससीओ के ऊपर दिया है। मैं हमेशा कोई ना कोई टॉपिक लेके आती हूँ। इस बार का जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का है। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब होता है कि भाई जो हमारा एससीओ है या फिर हमारे क्वाड है, ब्रिक्स है, क्या रोल है इनका। आज भी मैंने आपको बताया G20 के बारे में, तो कल को G20 का भी क्वेश्चन मिल सकता है। अभी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एससीओ, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, तो कौन कौन इसका मेंबर है, सक्सेस स्टोरी क्या है, और इसको कैसे बेटर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बेटरमेंट कैसे लेके आ सकते हैं, तो आपको एससीओ के बारे में इंट्रोडक्शन तैयार करना है, उसका डेटा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताने हैं, और फिर आपको उसके अंदर बेटरमेंट के ऑप्शंस बताने हैं कि एससीओ एक भविष्य में और ज्यादा बेहतर हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो और बेहतर हो सकता है, उसके सजेशंस भी आपको साथ में प्रोवाइड करने हैं। सजेशंस बहुत जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर को कंप्लीट करोगे, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया।